नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्लोबल वार्मिंग के मसले से निपटने के लिए दुनिया भर के देश हुए एकजुट, लेकिन कायम है आपसी मतभेद। तुर्की और रूस में इल्जाम तराशी का दौर, आईएसआईएस के खिलाफ चल रही जंग हुई मुतासिर। और नेपाल में मधेसी समुदाय के लोगों की नाकाबंदी से हालत खराब, मामले का हल तलाशने में जुटे भारत और नेपाल। दुनिया भर के नेता फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस चिंता के साथ इकट्ठा हुए कि किस तरह से धरती के तापमान को बढ़ने से रोका जाए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से धरती के वातावरण में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। यानी दुनिया के तमाम देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था वो अब बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। ऐसा सिर्फ एक या दो देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और यही है जलवायु परिवर्तन, जिसके खतरे से सारी दुनिया जूझ रही है। पेरिस में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर जमकर बहस की। मीटिंग के दौरान कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपायों पर चर्चा की गई। आर्थिक रणनीति, ईंधन का धुआंधार उपयोग और आधुनिक लाइफस्टाइल पर भी जमकर बहस हुई। दुनिया भर के देशों ने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए तमाम उपायों पर आपसी सहमति तो दिखाई है, लेकिन फिर भी इस मीटिंग के दौरान विकसित और विकासशील देशों के बीच दूरियां और मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए। Out of the 17 pages, we can extract three main key messages from the report. First, there is no doubt, and then climate change is unequivocal. There is no doubt about it. The second message is that the more we disrupt our climate system, the more we'll face severe, pervasive, disruptive consequences, impacts, and then those may be irreversible. And then the last one is a message of hope. Still, we do have means to build present and better future. पिछले 100 साल में दुनिया के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। वहीं समुद्र की सतह में भी 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इस दौरान दुनिया भर के मौसम में अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा बारिश हो रही है, तो वहीं मध्य अफ्रीका और साउथ एशिया के इलाकों में सूखा पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी दुनिया को गर्म हवाओं, सूखे, बाढ़ और भयानक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा दुनिया भर के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से निचले इलाके में मौजूद द्वीप और बहुत से शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। Glaciers both in the Himalayan region and glaciers in the northern plateau region are melting much faster than comparing to say 20, 30, 40 years ago. And particularly recent 20 years we have some of the small glaciers are disappearing from Changtang region, and some of the lakes increasing because the water coming more from the glacier side. So the global warming, there is a strong impact on the Tibetan Plateau, particularly for the glaciers. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण प्रकृति के साथ जबरदस्त खिलवाड़ है। बीते एक दशक में आबादी तेजी से बढ़ी है, वहीं जंगल तेजी से सिकुड़ रहे हैं। वाटर लेवल काफी नीचे जा पहुंचा है और प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ चुका है। बढ़ते प्रदूषण का असर इन दिनों चीन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजधानी बीजिंग और आर्थिक राजधानी शंघाई के आसमान में धूल और धुंध छाई हुई है। इसे स्मोक कहा जा रहा है। स्मोक यानी स्मोक और फॉग का मिला जुला रूप।
राजधानी बीजिंग में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि वहां ऑरेंज पोल्यूशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीजिंग में स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगाने को कहा गया है, जबकि लोगों को सलाह दी गई है कि प्रदूषण के खतरे से बचने के लिए उनका घरों में कैद रहना ही उनके लिए मुनासिब होगा। इस तरह का वातावरण बेहद खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि पूरा बीजिंग स्मोक की चादर में लिपटा है। हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गला भी जाम हो रहा है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। बात अगर भारत की हो तो यहाँ तेजी से तरक्की तो हुई है, लेकिन पर्यावरण के नियमों की पूरी तरह अनदेखी भी की गई है। राजधानी दिल्ली तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है। कुदरत के साथ इस खिलवाड़ का खामियाजा कभी उत्तरांचल में सैलाब की शक्ल में सामने आता है तो कभी जम्मू कश्मीर को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। इस वक्त कुदरत के कहर का सामना तमिलनाडु को करना पड़ रहा है। खास तौर से राजधानी चेन्नई में तो जबरदस्त बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर नाव चल रही हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं है तो भला और क्या है। अब वक्त है एक ब्रेक का। सीरिया और इराक में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ चल रही जंग में महत्वपूर्ण बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ तो ब्रिटेन ने भी जंग में एंट्री मारी है, वहीं दूसरी तरफ ISIS के खिलाफ लड़ रहे देशों में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रूस और तुर्की तो एक दूसरे पर इल्जामों की बौछार कर रहे हैं, वहीं अमेरिका भी जुबानी जंग में कूद पड़ा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन और उनके घरवालों पर ISIS के साथ तेल के व्यापार करने का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा पुतिन ने साफ लफ्जों में कहा है कि तुर्की ने उनके लड़ाकू विमान को निशाना बनाकर बड़ी गलती की है और उसे इसका खमियाजा भुगतना ही होगा। ISIS के खिलाफ कार्रवाई में लगे देश आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत कुछ दिन पहले तब हुई जब तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। इस पर मोर्चा संभालने के लिए खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे आए। पुतिन ने तुर्की को प्रतिबंधों के दायरे में जकड़ने की कोशिश की तो वहीं ये इल्जाम भी लगाया कि आतंकवादी संगठन ISIS आर्थिक तौर पर इसलिए इतना मजबूत हुआ है क्योंकि तुर्की बड़ी मात्रा में उससे कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके बाद तो जैसे कोहराम मच गया। जहां तुर्की ने इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं रूस का कहना है कि ये इल्जाम पूरी तरह सही हैं। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ISIS के कब्जे वाले इलाकों से तुर्की में तेल की सप्लाई हो रही है। वो भले ही इससे इनकार करें, लेकिन हम जानते हैं कि ये इल्जाम पूरी तरह सच हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि तुर्की ने तेल सप्लाई लाइनों को बचाने के लिए ही उनके विमान को गिराया है। रूस ने अब कहा है कि तुर्किश राष्ट्रपति एर्दोआन और उनका परिवार इस आपराधिक व्यापार में शामिल है। रूसी हुकूमत ने विदेशी पत्रकारों को धुंधले वीडियो भी दिखाए जिनमें तेल टैंकर इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले सीरियाई क्षेत्र से तुर्की में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जो तुर्की के राष्ट्रपति को सीधे तौर पर इससे जोड़ता हो। इस बीच राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि यदि रूस के दावे सही साबित होते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। जो कुछ भी रूस कह रहा है वो सरासर गलत है। हम इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव से काफी परेशान हैं। इससे दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंच रहा है। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा हो। ISIS के खिलाफ जंग में तेजी लाने के लिए अब ब्रिटेन ने भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। हवाई हमले से पहले ब्रिटेन की संसद में इस पर लंबी चर्चा हुई। संसद से सीरिया में IS के खिलाफ हवाई हमलों की इजाजत मिलने के कुछ ही घंटों बाद टॉर्नेडो विमानों ने हमलों की कार्रवाई शुरू कर दी। देखना होगा
कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के खिलाफ ISIS अब क्या रणनीति अपनाता है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। ब्राजील की संसद का कहना है कि वो राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर रही है। संसद के निचले सदन ने ऐलान किया है कि वो पिछले साल के बजट के प्रबंधन में कानून तोड़ने के आरोपों पर ये कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। महाभियोग की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सदन के 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। रूसेफ ने पिछले साल ही दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, लेकिन आर्थिक संकट के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी है। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनी में घपले के आरोपों ने भी रूसेफ की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। जापान भले ही तेजी से तरक्की कर रहा हो, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ के बावजूद इसने अपनी परंपराओं को पीछे नहीं छोड़ा है। जापानी लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर का काफी सम्मान करते हैं। इसके अलावा पारंपरिक भोजन भी जापानी लोगों में काफी पसंद किया जाता है। हाल ही में वाशोकु नामक जापानी डिश को बढ़ावा देने के लिए कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें 9 देशों के 10 जाने माने शेफ फाइनल स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हुए। दुनिया भर में ये डिश कितनी मशहूर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के अलावा भी ये डिश दुनिया भर में 90,000 जगहों पर परोसी जाती है। इसे चावल और सूप से मिलाकर तैयार किया जाता है। जापान की एयरलाइन कंपनियां भी जापानी खानपान को दुनिया भर में प्रमोट करने में जुटी हुई हैं। हाल ही में एक कंपनी ने टेस्ट ऑफ जापान नाम से एक कैंपेन चलाया। इसका मकसद जापानी फूड को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना था। ये इवेंट अगले 1 साल तक जारी रहेगा। इस दौरान खास तरह की जापानी चाय का जायका भी लोगों को खूब भा रहा है। तालिबान का नेता मुल्ला मंसूर एक गोलीबारी में बुरी तरह घायल हो गया है। मुल्ला मंसूर के साथ उसके कुछ साथी भी घायल हुए हैं। ये हमला एक बैठक के दौरान हुआ। ये बैठक बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में हो रही थी। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये हमला तालिबान की आपसी रंजिश का नतीजा है। हमले में तालिबान के एक और नेता मुल्ला सरहदी की मौत हो गई है। मुल्ला मंसूर ने मुल्ला उमर की मौत के बाद इस साल जुलाई में तालिबान की कमान संभाली थी। तालिबान के कई नेता उसकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं करते। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा पिछले कुछ वक्त से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है। भ्रष्टाचार के चलते ही इसके अध्यक्ष पद से सेप ब्लॉटर को इस्तीफा देना पड़ा था। अब फीफा के 2 और अधिकारियों को स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच अमेरिकी एजेंसी FBI कर रही है। अमेरिका के ही कहने पर स्विट्जरलैंड पुलिस ने कार्रवाई की है। इस साल ये दूसरा मौका है जब पुलिस ने शहर के एक लग्जरी होटल पर छापा मारकर गिरफ्तारी की है। अब समय है एक और छोटे से ब्रेक का। भारत और नेपाल के बीच हर बीते दिन के साथ दूरियां साफ बढ़ती जा रही हैं। इस बीच मामले की नजाकत को समझते हुए दोनों ही देश अड़ियल रवैया छोड़कर मामले का हल ढूंढने की कोशिश में जुट गए हैं। हाल ही में नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत का दौरा किया और माहौल में बेहतरी लाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद नेपाल में मधेशी समुदाय के लोगों का आंदोलन लगातार जारी है, जिससे नेपाल में जरूरी सामानों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। नेपाल में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। मधेशी आंदोलन के चलते वहां जनजीवन ठप पड़ गया है। जरूरी चीजों की किल्लत से नेपाल में तबाही बर्पा होने लगी है। नेपाल का इल्जाम है कि जानबूझकर उसके मुल्क की नाकेबंदी की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल और गैस सिलेंडर जैसे जरूरी सामान भी नेपाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे नेपाल के राजनीतिक दलों में बौखलाहट मच गई है और वे इसका इल्जाम भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन में बंदूक का जीत नहीं होता है, निरंकुशता का जीत नहीं होता है, जनता की जीत होती है। और इस आंदोलन में भी जनता जीतेगी, क्योंकि जनता अधिकार के लिए लड़ रही है, उसको अधिकार मिलेगा। कहीं भी निरंकुशता पराजित हुआ है,
बंदूक दमन, हत्या, हिंसा से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मधेश की जनता भी इस जन आंदोलन में अब अंतिम तैयारी, लाखों जनता, प्रत्येक जिले में लाखों जनता सड़क पर आने की तैयारी हो रही है। हालात में तल्खी के बीच नेपाल ने उम्मीद जताई है कि 3 महीने से जारी मधेशी आंदोलनकारियों की सीमा चौकी पर नाकेबंदी के मामले में स्थिति जल्द ही सुधरेगी। नेपाल के उप प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंध सुधारने में मदद मिली है। भारतीय मूल के मधेशी यहाँ नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। इस संविधान में उन्हें कम अधिकार मिले हैं और उनका प्रतिनिधित्व भी कम हुआ है। आंदोलन जो है हमारा अधिकार के लिए, हम सब 9 साल से के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जो एसएलसी एग्ज़ाम है, हमारा सब पढ़ाई चौपट हो गया इस दौरान में। और हमें जो है काठमांडू में देखिए सभी स्कूल कॉलेज चल रहा है और हमारा जो है कभी भी स्कूल चला ही नहीं है। इसके लिए हम लोग आंदोलन में आए। भारत के साथ जारी तनाव के बीच नेपाल ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों को बंद कर दिया है। इससे पहले भी नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने 42 भारतीय चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। नेपाल में माओवादी पार्टियों ने भारतीय सिनेमा और टीवी चैनल्स का खुलेआम विरोध किया था। इस बीच भारत ने नए संविधान को लेकर नेपाल के सामने मधेशियों के लिए अपनी चिंता फिर से जताई है। नए संविधान को लेकर नेपाल में पुलिस और मधेशियों के बीच झड़प में अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल नेपाल भारत पर कई मामलों में निर्भर है, इसीलिए मौजूदा नाकेबंदी के चलते उसकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। नेपाल समस्या का हल जितनी जल्दी निकलता है, दोनों देशों के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब पेश है हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। मैड मैक्स फ्यूरी रोड को आश्चर्यजनक तौर पर बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। प्रतिष्ठित नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने फिल्म को इस अवार्ड के लिए चुना है। ये एक 100 साल पुरानी संस्था है जिसमें जाने माने एकेडमिक्स, फिल्मकार, स्टूडेंट्स और बहुत से प्रोफेशनल शामिल होते हैं। लोगों को आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि संस्था का इतिहास ऐसी फिल्मों के चुनाव का रहा है जिनका ताल्लुक मेन स्ट्रीम सिनेमा से ना हो। पिछले साल इस संस्था ने अ मोस्ट वॉयलेंट ईयर फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा था। माइकल लेविस की द बिग शॉट इनसाइड द डूम्सडे मशीन फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है। ये फिल्म 2007 की आर्थिक मंदी पर आधारित है। इसी नाम से एक किताब भी लिखी गई थी जो बेस्ट सेलर साबित हुई थी। इस फिल्म के सितारे हाल ही में न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए। इनमें हॉलीवुड की नामचीन हस्ती ब्रैड पिट भी शामिल थे। खास बात यह है कि फिल्म का निर्माण भी पिट की कंपनी ने ही किया है। स्टीवन स्पिलबर्ग हॉलीवुड की दुनिया में जाना माना नाम है। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्हें ढेरों अवार्ड से नवाजा गया है, लेकिन हाल ही में उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला। ये पुरस्कार किसी प्राइवेट संस्था या फिल्मी जगत ने नहीं दिया, बल्कि ये अवार्ड था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इसे पाना किसी भी अमेरिकी का सपना होता है। स्पिलबर्ग को ये अवार्ड खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दिया। ओबामा ने इस मौके पर स्पिलबर्ग के फिल्मी योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्मकारों में से एक बताया। क्रिस्टन स्टीवर्ट को आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, लेकिन हाल ही में वो एक फैशन परेड में जज के तौर पर नजर आई। ये फैशन शो इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। इसमें कई जाने माने फिल्मी सितारों और फैशन जगत की नामी हस्तियों ने शिरकत की थी। इसका आयोजन जाने माने फिल्म स्टूडियो सिनेसिता ने किया था। जरा सोचिए, कोई ड्रेस भला कितनी महंगी हो सकती है? आप कहेंगे 1000 या फिर $2000। बात अगर इंडियन करेंसी में की जाए तो 10, 20 या फिर 50,000 रुपए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाख। लेकिन न्यूयॉर्क में एक नीलामी के दौरान जो ड्रेस नीलाम हुई, उसका दाम सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। ये ड्रेस 1939 में रिलीज हुई फिल्म द विजार्ड ऑफ ओज में जूडी गार्लैंड ने पहनी थी और इसकी बोली
15 लाख डॉलर से ऊपर की लगी है। देखने में ये ड्रेस बिल्कुल साधारण लग रही है और एक साधारण फिल्मी ड्रेस के इतने महंगे दाम पर बिकने से नीलामी करता भी हैरान रह गए। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।